IVM। अच्छी शुरुआत के बाद भी नहीं बनी मुंबई इंडियंस की बात। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आईपीएल सीजन 14 के 34वें मुकाबले में मुंबई को मिली करारी हार। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिन गेंदबाजों ने दिखाई धार और इसी वजह से पॉइंट्स टैली पर अगर आप नजर डालेंगे तो कोलकाता नाइट राइडर्स अब चौथे स्थान पे आपको नजर आएगी और मुंबई अब नीचे की तरफ सरकती हुई नजर आ रही है। मुंबई की लगातार हार के पीछे की कहानी आपको बताएंगे और साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स जिस तरह से जीत का रसगुल्ला बार बार खा रही है उसकी मिठास के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के बड़े समर्थक और फैन सभा करीम हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि रसगुल्ले में अचानक ये मिठास कहां से बढ़ गई है। साथ में हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी है जो आरसीबी के चांसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग के बीच में मुकाबला है। आईपीएल सीजन 14 का 35वां मुकाबला ही होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सभा भाई, चर्चा की शुरुआत तो हमेशा की तरह आपके साथ ही होगी और इसलिए भी होगी क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स अचानक ऐसा लग रहा है मानो बंगाल का जादू लेकर पहुंची है यूएई में। बैक टू बैक धमाकेदार जीत और यंगस्टर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया इस जीत में। देखिए राजीव, कितना बड़ा अंतर होता है अगर आप एक सकारात्मक माइंडसेट के साथ मैदान में उतरे और आप भरोसा दिखाएं अपने खिलाड़ियों के ऊपर। इसके पहले वाले लेग में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया केकेआर को, जहां जो मैचेस उनको जीतने चाहिए थे वो मैच वो हार रहे थे। उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा था। उन्होंने पिछले लेग में मुझे लगता है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ ओपनिंग बल्लेबाजी की थी नीतीश राणा के साथ। यहाँ पर उन्होंने मेहनत की है, नए खिलाड़ियों को मौका दिया है और सभी खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं इस समय। जिस तरह से वेंकटेश अय्यर ने बल्लेबाजी की, राहुल त्रिपाठी ने फिर से शानदार तरीके से नंबर 3 पर आकर रन बनाए, उनकी गेंदबाजी कितनी अच्छी हो रही है। हालांकि मुंबई इंडियंस को ओपनिंग स्टैंड मिल गया था, पर अगर आप रन रेट पर ध्यान देंगे तो रन रेट कुछ आगे बढ़ा नहीं था उनका। वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी गेंदबाजी की फिर से, हालांकि उनको विकेट मिला नहीं। तो ये दर्शाता है कि एक बेहतरीन पॉजिटिव अप्रोच के साथ, रिफ्रेशिंग अप्रोच के साथ क्या खेल रही है, उसका फायदा उनको मिल रहा है। राजकुमार सर, मुंबई इंडियंस की बैटिंग की सबसे पहले अगर हम चर्चा करें, 78 रन 9 ओवर में रोहित शर्मा आउट होते हैं और उसके अगले अगर आप देखें 12 ओवर में सिर्फ 80 रन के आसपास जोड़ पाई मुंबई इंडियंस की टीम। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव फिर फ्लॉप रहे और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि चलिए आउट होना अलग बात है, आप किस तरह से आउट हो रही है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज आउट हुए वो ज्यादा वरिंग फैक्टर आपको लग रहा है, या कोलकाता नाइट राइडर्स ने अकॉर्डिंग टू द प्लान गेंदबाजी की उसका फायदा उनको मिला है? राजीव, मुझे कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसेंसी नजर आई मुंबई की बल्लेबाजी में और काफी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले गए। अब इसको आप कॉम्प्लिसेंसी भी कह सकते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं कि मुंबई टीम जिस तरह खेलती है तो वो एक चैंपियन की तरह ही हमेशा खेलती है और हमेशा फेवरेट के रूप में उतरती है मैदान में। तो कहीं ना कहीं उन्हें यही लगा कि और जो उनका मिडिल ऑर्डर था, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, दोनों इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए हैं, तो कई बार आपको वो एक फील आने लगता है कि अब तो मैं इंडिया प्लेयर हूँ और इसको तो मैं इधर से मार दूंगा या इसको तो मैं 2-3 छक्के इस ओवर में मार ही दूंगा। तो उस तरह के गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले गए। साथ साथ तारीफ करनी होगी कोलकाता के गेंदबाजों की। उन्होंने बहुत सदी हुई गेंदबाजी की, अच्छे एरियाज में गेंदबाजी की और उसी का नतीजा था कि मुंबई जो एक ठीक ठाक स्टार्ट, बहुत अच्छी तो स्टार्ट नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ठीक ठाक स्टार्ट थी कि आप उस पे आप रन बना सकते थे, लेकिन वहां से फेल होना और इतने बड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ सिर्फ 80 रन बनना 12 ओवर में, जबकि आपके पास 9 विकेट हैं, तो आप खुद ही जिम्मेदार हैं ये मैच हारने के। शोभा भाई, जो जो कुछ राजकुमार सर कह रहे हैं आप सहमत है उससे कि ऐसा लग रहा है मानो T20 स्क्वाड में आ गए हैं, इसका अनड्यू एडवांटेज उठा रहे हैं ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव। लगातार बहुत ही खराब शॉट सिलेक्शन दोनों ही बल्लेबाजों का और उनके खराब प्रदर्शन की वजह से मुंबई बैकफुट पर है, क्योंकि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पिछले 2 मैचों में मिडिल ऑर्डर की तरफ से। देखिए, मुझे तो लगता नहीं है कि ये कारण होना चाहिए। दोनों की अभी अभी एंट्री हुई है नेशनल टीम में, उनको मौका ज्यादा मिला नहीं है, तो यही तो टाइम है अपने आप को असर्ट करने का। और इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप रन्स बनाएंगे तो आप जस्टिफाई करेंगे अपने इंक्लूजन को भारतीय टीम में, और तभी आपको मौका मिलेगा 11 में भी। अगर आपका प्रदर्शन इस प्रकार का रहेगा तो मुंबई इंडियंस भी हार जाएगी, वो चैंपियनशिप के दावेदार नहीं बन पाएंगे और नहीं आपकी जगह बन पाएगी भारतीय टीम में।
मुझे लगता है कि T20 में बल्लेबाजी का जो टेम्पलेट है वो सिचुएशन के हिसाब से, अटैक और बॉलिंग अटैक के हिसाब से उसमें चेंज आना बहुत जरूरी है। और अगर आप वो चेंज नहीं ला पाएंगे तो फिर आपको कठिनाई होगी कंसिस्टेंटली रन बनाने में। और यही मुझे लग रहा है सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन में देखने को मिल रहा है इस समय। अगर आपका शॉट सिलेक्शन सही नहीं है तो फिर आप रन नहीं बना पाएंगे। अगर आप सही बॉलर को चूज नहीं करेंगे तब भी आपके सामने परेशानी होगी। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है पिछले 2 मैचेस में जो हुआ है कि मुंबई इंडियंस ठीक प्रकार से टारगेट सेट नहीं कर पा रही है। वो कहाँ कब उनको अटैक करना है, कब उनको कंसोलिडेट करना है, किस तरह से उनको फिनिश करना है, वो देखने को मिल नहीं रहा है। हालांकि रोहित शर्मा ने आए थे इस मैच में खेलने के लिए, पर उन्होंने अच्छी शुरुआत दी, पर उसको बड़ा स्कोर में वो तब्दील कर नहीं पाए। हार्दिक पांड्या की कमी बहुत ज्यादा खल रही है। पावर हिटिंग का जो जोन होता है, का जो फेज होता है, वहां पर मुंबई इंडियंस क्लिक नहीं कर पा रहा है। जनरली क्या होता है कि जब पावर हिटिंग का समय आता है, या तो सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन, उनमें से एक बल्लेबाज खेल रहा होता है, और हार्दिक पांड्या आते हैं या फिर करन पोलार्ड आते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि वो ठीक प्रकार से स्ट्रैटेजी बन नहीं पा रही है। और ये जो आपके मध्य क्रम के जो दोनों प्लेयर्स हैं, ये थोड़े और लंबे समय तक बैटिंग करेंगे तभी आप वो लॉन्च कर पाएंगे पावर हिटर्स को, जो कि हो नहीं पा रहा है इसमें मुंबई इंडियंस के साथ। हर जैन का सवाल है राजकुमार सर आपके लिए कि वेंकटेश अय्यर ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है 2 इनिंग्स में, वो क्या रास्ता दिखा रहे हैं कि T20 में किस तरह से क्या अप्रोच होना चाहिए? और रोहित विराट जो ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से आप T20 में आए, अच्छी पारियां खेलें और डोमिनेट करें। बहुत रिफ्रेशिंग है राजीव उनको बल्लेबाजी करते हुए देखते हुए, और एक यंगस्टर जो इस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है, न्यू कमर है, बहुत ज्यादा नाम नहीं था उनका कभी भी इंडियन नेशनल क्रिकेट में भी, लेकिन जो जिस तरह की टेक्निक और टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया है वो बहुत ही लाजवाब है और बिल्कुल सूट करता है। वो एक्सेलरेट भी करते हैं और जिस तरह अपनी इनिंग को ग्राफ्ट करते हैं वो बहुत ही लाजवाब है। तो मेरा मानना है कि ये जरूर लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह बल्लेबाजी की जाती है, और एक अच्छा उनको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि एक न्यू कमर इस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है, कि इतना अच्छा उसका टेम्परामेंट है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इस तरह आकर परफॉर्म करना, तो दिस इज वेरी हार्टनिंग। शोभा भाई आपके लिए सवाल है हर्षैन का, उनका पूछना है कि क्या भारतीय सेलेक्टर्स ने एक बड़ी मिस्टेक कर दी है हाफ कुक्ड ईशान किशन को टीम में जगह देके श्रेयस अय्यर की जगह? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात है। मुझे लगता है कि अब जब ईशान किशन फर्स्ट लेग में रन्स बना रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनका चयन सही है। जो इंग्लैंड के विरुद्ध उन्होंने बल्लेबाजी की तब भी हमें लग रहा था कि उनका चयन सही है। तो ये फेज आता है हर एक खिलाड़ी में। अब देवदत्त पाडिक्कल को अगर आप देख लें, पिछले सीजन को कितना अच्छा रहा था, उनकी शुरुआत अभी एक मैच में उतनी अच्छी हुई नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि सभी खिलाड़ियों का अलग अलग फेज होता है। उनके उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कंसिस्टेंट रहना, और T20 में कंसिस्टेंटली बल्लेबाजी करना, रन बनाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिस्क आपको लेने होते हैं। कई बार आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं जिसमें आपको सफलता मिलती है, कई बार उसी प्रकार के रिस्क में आपको सफलता नहीं मिलती है। तो एज क्रिकेट फैंस, एज क्रिकेट फॉलोअर्स, हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग थोड़ा बहुत संयम के साथ प्लेयर्स को जज करें। अब सूर्य कुमार यादव, वो पिछले 2 मैच में रन नहीं बनाए। एक समय इन थिंग लग रहे थे सूर्य कुमार यादव, तो उनके साथ क्या हो गया है? या फिर श्रेयस अय्यर के साथ ओछी बल्लेबाजी कर रहे हैं एक मैच में, हमें ये लगता है कि उनको होना चाहिए था। तो ये तो इस तरह के उतार चढ़ाव हर एक क्रिकेटर की बल्लेबाजी में देखने को मिलेगा, जो कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के साथ भी हो रहा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरनाइट वो खराब बल्लेबाज हो गए हैं और उनका चयन हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं T20 में। हालांकि मेरी जो T20 टीम थी राजीव, उसमें ईशान किशन भी थे और श्रेयस अय्यर दोनों थे 15 में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर का नहीं होना मुझे लगता है कि एक तरह से वहां पर वो उचित नहीं है श्रेयस अय्यर के लिए। राजकुमार सर, जिस तरह से राहुल त्रिपाठी बैटिंग करते हैं, लगभग हर फ्रेंचाइज के लिए आते हैं, अलग अलग नंबर पे आके कंट्रीब्यूट करते हैं। कल जिस तरह से उन्होंने जसप्रीत बुमराह को खेला खासतौर से, वो दिखाता है कि वो कितने बड़े दिल के खिलाड़ी है। बैकफुट पे कवर ड्राइव्स उन्होंने किए, अच्छे पुल शॉट्स मारे, राहुल चेयर पे स्लॉग स्वीप करके बड़ा शॉट खेला। कंप्लीट पैकेज नजर आता है राहुल त्रिपाठी पे, लेकिन उनपे चर्चा बहुत कम होती है। जब भी हम देखते हैं वो कुछ ना कुछ क्रूशियल इनिंग्स खेलते हैं हमेशा IPL में।
बिल्कुल सही बात है राजीव। वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको आई डोंट नो क्यों नहीं रेट किया जाता। पहले ये चीज अगर आपको याद हो, सूर्य कुमार यादव के साथ भी ऐसा ही था कि वो लगातार रन बनाते थे लेकिन उनका नाम नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही राहुल त्रिपाठी के साथ भी हो रहा है। वो जिस भी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं बड़ी क्रूशियल नॉक्स खेलते हैं और बड़ी दिलेरी के साथ बल्लेबाजी करते हैं। हमने पहले भी देखा कि जिस तरह के शॉट्स उन्होंने खेले पिछले लेग में भी, वो बहुत ही शानदार थे। लेकिन बिल्कुल अफसोसजनक बात यह है कि उनका नाम कहीं भी कंसिडर नहीं किया जाता। मेरा मानना है कि शायद अब सेलेक्टर्स देखेंगे उनकी तरफ और एटलीस्ट उनको इंडिया ए वगैरह के टूर्स में जगह देंगे जहां पे वो अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे, क्योंकि वो एक काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जो उन्होंने बार बार करके दिखाया है। तो मेरा मानना है ऐसे प्लेयर को हमें जरूर ग्रूम करना चाहिए। सेलेक्टर्स देखें उनकी तरफ और उनको भी जरूर मौके मिलने चाहिए। भाई आप कैसे रेट करते हैं राहुल त्रिपाठी जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए, हमने देखा और बहुत ही जिगरे वाली बल्लेबाजी करते हैं। कल जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को उन्होंने खेला, लगभग 47 रन दिए 4 ओवर में जसप्रीत बुमराह ने कल। बहुत ही यूजफुल यूटिलिटी प्लेयर है राजीव। और राज ने सही कहा कि जब हर एक फ्रेंचाइजी के उन्होंने शानदार तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। एक समय ओपन करते थे, अब नंबर 3 पर आ रहे हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी की है। पर अब हर एक प्लेयर तो अब इंडिया के लिए खेल नहीं सकता है राजीव। मुझे लगता है क्योंकि वहां पर सिर्फ 15 की जगह है। कई सारे युवा प्लेयर्स हैं। वेंकटेश अय्यर इस साल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। राहुल त्रिपाठी कई सालों से उन्होंने परफॉर्म किया है। आपके पास देवदत्त पाडिक्कल है, आपके पास पृथ्वी शॉ है। मिडिल ऑर्डर आपका भरा हुआ है। मुझे लगता है कि ये एक अलग प्लेटफॉर्म है और यहीं पर अगर खिलाड़ी अच्छा कर रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंचाइजी के लिए कम से कम उसकी जो यूटिलिटी वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं चीजों को देखकर हमें खुश इस बात से होना चाहिए। हमारे पास टैलेंट के अबंडेंस है जो निकल कर आ रहा है और आने वाले समय में अब 2 टीमें और जुड़ जाएंगी। वहां पर भी कई सारे भारतीय होनहार प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी खिलाड़ी फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा कर रहा है उसको मौका मिल ही जाएगा T20 टीम में भारत में। कहाँ, क्योंकि वहां उतनी जगह बनती नहीं है। पर एक एक जो सवाल हर्ष ने मुझे लगता है कहा था, जो राजकुमार के लिए था कि ये ये बहुत बड़ा जो डिबेट होने वाला है इस वक्त, वो ये है कि ओल्ड स्कूल ऑफ T20 बैटिंग एंड न्यू स्कूल ऑफ T20 बैटिंग। वो उसकी मुझे लगता है कि एक तरह से कंपैरिजन शुरू हो रहा होगा, क्योंकि अब वक्त आ रहा है ये न्यू स्कूल ऑफ T20 बल्लेबाजी का। जिस तरह से वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स खेलते हैं, फीयरलेस बैटिंग, पावर हिटर्स, 6 हिटिंग एबिलिटी, तो क्या भारत को, भारतीय नेशनल टीम को उसी प्रकार के बल्लेबाजों की जरूरत है या फिर उसी प्रकार की अप्रोच की जरूरत है? अगर उसी प्रकार की अप्रोच की जरूरत है तो बहुत जरूरी है जो हमारे पास अनुभवी T20 बैटर्स हैं वो अपने गेम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए। बिल्कुल। और हरजैन का एक, पृथ्वी का एक सवाल है राजकुमार सर। हरजैन का दूसरा सवाल, उससे पहले पृथ्वी का एक सवाल ले लेते हैं। उनका कहना है कि मुंबई इंडियंस हमेशा शुरुआत में मैचेस हारती है और उसके बाद वो कवर अप कर लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि सेकंड राउंड चल रहा है, ये फेज 2 चल रहा है। एक और हार मुंबई को काफी पीछे ढकेल सकता है और मुंबई इंडियंस का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है इसलिए कि उनके कुछ की प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। कितने चांसेस खराब होते लग रहे हैं राजकुमार सर मुंबई इंडियंस के? नहीं, मुंबई का रिकॉर्ड बिल्कुल पृथ्वी जी ठीक कह रहे हैं कि यही रहा है कि वो पहले इनिशियल मैचेस हारते हैं और फिर रीग्रुप होकर शानदार प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि काफी मैचेस हो चुके हैं तो मौका कम है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी उनके लिए हार्दिक पांड्या की कमी खल रही है उस टीम को। उनके आने से बहुत एक स्टेबिलिटी मिलती है क्योंकि पावर हिटर हैं, मैच विनर हैं वो। तो वहां पर जब वो और केरन पोलार्ड फायर करते हैं तो बहुत मुश्किलें पैदा करते हैं वो दूसरी टीमों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो लोअर मिडिल ऑर्डर में या फिनिशर का जो रोल है वहां पर मुंबई बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। और बिल्कुल ठीक बात है कि ये हाई टाइम है। अगर वो अभी यहाँ पर पिछड़ते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कवर करना, क्योंकि बाकी फ्रेंचाइजी भी अच्छी तैयारी से यहाँ है और सब जानते हैं मुंबई का गेम प्लान भी। तो उसके अकॉर्डिंगली सब लोग प्लान करके उनके अगेंस्ट खेलते हैं। तो मुंबई को अब गियर अप करना होगा और अब एक यहाँ से 1-2 हार उनको टूर्नामेंट से बाहर भी कर सकती है नॉकआउट से। जी सभा भाई, हरजैन का सवाल है रोहित शर्मा को लेके। उनका ये कहना है कि पिछले 2 सालों का अगर एनालिसिस करें तो रोहित शर्मा ना तो कोई बड़े स्कोर T20 बनाते हैं, ना ही पावर प्ले को यूटिलाइज कर पाते हैं। अब ये क्या टेस्ट क्रिकेट खेलने का आप इफेक्ट देख रहे हैं
या और उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत तेजी के साथ नीचे आ रहा है। क्या रीजन आप देख रहे हैं इसके पीछे? ये कहना बड़ा कठिन है, पर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के पास जितना समय है, जितना उनके पास एबिलिटी है, उस हिसाब से T20 में उनका प्रदर्शन देखने को मिल नहीं रहा है। तो अपने वो टैलेंट को, अपने स्ट्राइक रेट को या फिर अपने पावर को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं इस समय। और एक कप्तान होने के नाते बहुत जरूरी है कि आप बहुत जल्दी इंपोज करें, और अगर आप ओपन कर रहे हैं तो वो 6 ओवर को जो पावर प्ले है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, विशेष करके ऐसे विकेटों पे जहां पर बड़े बड़े स्कोर्स बन रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से केकेआर ने चेस किया, 15वें ओवर में मैच को खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि उस विकेट में बड़ा स्कोर बन सकता है। तो अगर आप वही मापदंड से बल्लेबाजी करेंगे तो आपको और स्ट्राइक रेट आपको ऊपर होना चाहिए। उसके उसके साथ साथ आपको किस बात का इंतजार है, क्योंकि आपके पास बल्लेबाजी काफी लंबी है। सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन है, कायरन पोलार्ड है। आपके पास ऐसी बात नहीं है कि आपके बल्लेबाजी में गहराई नहीं है। तो आपको और ज्यादा खुलकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और से और ज्यादा आपको बड़े बड़े शॉट्स लगाने होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कठिनाई बढ़ रही है मुंबई इंडियंस के लिए, और सिर्फ ना ही केवल मुंबई इंडियंस के लिए पर भारतीय टीम के लिए भी। क्योंकि यहाँ पर अच्छा शुरुआत की परिभाषा क्या है? पावर प्ले में अगर आप ठीक प्रकार से उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अच्छी शुरुआत नहीं दे रहे हैं। अगर आप 6 ओवर में सिर्फ 50 से 55 ही रन बना पा रहे हैं तो वो अच्छी शुरुआत नहीं, वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि विशेष करके ओपनिंग बल्लेबाजों को और टॉप ऑर्डर को, जब भी आपको पावर प्ले में बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है तो आपका स्ट्राइक रेट और ऊपर होना चाहिए, 140, 150 या फिर उससे भी ज्यादा ऊपर। हार्दिक पांड्या को लेके बहुत सवाल आ रहे हैं राजकुमार जी। फ्रेंचाइजी के लिए वो फिट नहीं है, भारतीय सेलेक्टर्स उनको चुन लेते हैं विदाउट परफॉर्मेंस। श्रीलंका में बहुत खराब उनका परफॉर्मेंस था। ये नाम कब तक ढोते रहेंगे? पहले फ्रेंचाइजी ढो रही है, सेलेक्टर्स ढो रहे हैं। बहुत सवाल आ रहे हैं, उनके आगे लूंगा, लेकिन पहला मेरा सवाल है, हार्दिक पांड्या क्यों टीम के साथ है अगर वो फिट नहीं है तो? राजीव, मेरा मानना है कि कोई सीरियस इंजरी नहीं होगी उनको। और क्रिकेटर्स को आपको पता ही है, आप खुद क्रिकेटर हैं, कि कुछ ना कुछ निगल हमेशा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद आने वाले क्रूशियल मैचेस के लिए फ्रेंचाइजी उनको बचा के रख रहे होंगे कि अगर आप पूरी तरह ठीक हो जाइए जिससे आप अपना 100% दे पाएं। और अभी अगर आप 70% या 80% फिट हैं तो कहीं आपकी इंजरी और ज्यादा एग्रीवेट ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि इसी ख्याल से शायद उनको अभी रेस्ट कराया जा रहा है। लेकिन आने वाले मैचेस में जरूर मुंबई को उनकी जरूरत है और उनको खिलाना पड़ेगा अगर मुंबई को जीतना है। और काफी समय से बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया था भारत के लिए, या जिस तरह उनकी ओपनिंग हुई थी देश के क्रिकेट में, तो वो बहुत लाजवाब था राजीव। और एक लगा था कि एक बिल्कुल मैच विनर भारत को मिल गया है, मैच विनर ऑलराउंडर। फिर उनकी बॉलिंग में थोड़ी सी परेशानी आई कि बॉलिंग नहीं करेंगे, वो खाली बल्लेबाजी करेंगे। तो वो एक चिंता का विषय बना उनके कैरियर में। लेकिन अगर वो फिट होते हैं तो वो वाकई में एक बहुत लाजवाब क्रिकेटर हैं और 100% मैच विनर खिलाड़ी हैं वो, जो उन्होंने पहले प्रूव करके दिखाया है। तो उसी रेपुटेशन से आप उनको इतनी जल्दी हटा नहीं सकते कि किसी भी टीम से, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि वो एक शानदार खिलाड़ी हैं और मैच विनर हैं। और अभी बहुत जल्दी वो अपने जलवे जरूर दिखाएंगे। तो चलिए, हार्दिक पांड्या पे बहुत ढेर सारे सवाल आ रहे हैं खेल नीति पर। इस बार ये सवाल सारे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद खेल नीति पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अब सबा भाई, लगातार सवालों की बौछार हो रही है हार्दिक पांड्या को लेकर। हर्ष जैन का ये कहना है कि हार्दिक पांड्या फिटनेस इज बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। देखिए, एक बात तो साफ है, निसंदेह हार्दिक पांड्या बहुत बड़े प्लेयर हैं भारतीय टीम के लिए। पर यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है राजीव कि जब उनका चयन हुआ था भारतीय टीम के लिए, तब क्या वो फिट थे कि नहीं? अगर वहां पर वो फिट थे तो उनका चयन जस्टिफाई हम लोग कर रहे हैं। पर अगर ये 2 मैचेस वो नहीं खेल पाए हैं तो क्या ये चोट उनको कब लगी? ये जो निगल के बारे में मुंबई ड्रेसिंग रूम से या कैंप से जो खबरें आ रही हैं, ये इनको कब हुआ? क्या भारतीय टीम के चयन होने के बाद हुआ, ये प्रिपरेशन के समय हुआ है? ये भी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है।
तो ये सवाल जो उठ रहे हैं वो लाजमी है राजीव, क्योंकि अगर वो इंजरी कैरी कर रहे थे तब उनका चयन क्यों हुआ नेशनल टीम के लिए? क्योंकि जनरली जो रूल है कि अगर आप अनफिट हैं तो आपको अपनी मैच फिटनेस प्रूफ करनी होती है, आपको एनसीए जाना होता है, वहां पर आपको फिट होकर उन्हें वापस आना होता है, तभी आप वापस सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं, जिस तरह से श्रेयस अय्यर के साथ हुआ है या जिस तरह से अन्य कई सारे खिलाड़ियों के साथ हुआ है। तो यहाँ पर सवाल जो उठ रहे हैं वो सही है, और ये कहना बड़ा कठिन है कि इस समय क्या स्थिति है हार्दिक पांड्या की, क्योंकि काफी वक्त गुजर गया है, क्योंकि आईपीएल शुरू होने के पहले हार्दिक पांड्या के पास काफी समय था। उसके बाद वो यहाँ पर दुबई में आए हैं, टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो अचानक ये क्या हो गया, इसीलिए सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। सवाल हर्ष जैन का आपके लिए है सभा भाई। उनका ये कहना है कि बीसीसीआई में डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? एक तरफ सुंदर को आप ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि फिटनेस इशू है, वहीं हार्दिक पांड्या को आप टीम के साथ रखते हैं और आप शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर जैसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अब ये सवाल तो फिर बीसीसीआई के लिए है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी बात है। कई बार कम्युनिकेशन जिस प्रकार का होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी सामने आ जाती है। पर पिछले कई सालों से विशेष करके जब से राहुल द्रविड़ आए हैं एनसीए में और सौरव गांगुली प्रेसिडेंट बने हैं, तब से एक बात साफ हो गई है कि जो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है जो भारत के लिए खेल रहा है, अगर वो चोटिल होता है तो सबसे पहले उसको एनसीए जाना होता है, वहां पर उसके इंजरी को एसेस किया जाता है, वहां पर वो रिहैब करता है। उसके बाद जब एनसीए के जो फिजियो हैं और ट्रेनर हैं उनको फिट घोषित करते हैं, फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद ही उनको वापस आने दिया जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हैं और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने भी ये सवाल उठाया है कि हार्दिक पांड्या के साथ क्या हुआ है, क्योंकि रेगुलर कम्युनिकेशन होता रहता है इंडियन टीम के जो फिजियो है नितिन पटेल और हर एक फ्रेंचाइजी के जो फिजियो और एसएनसीज हैं उनके साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। एक सवाल और है हमारे पास। अब सवाल आरसीबी पे आने शुरू हो गए राजकुमार जी, क्योंकि आरसीबी और चेन्नई का मुकाबला है और बसंत नारायण जी का ये सवाल है आपके लिए। उनका ये पूछना है कि आरसीबी कैसे टैकल करेगी चेन्नई सुपर किंग को, जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच जीत के आ रही है। और अगर हम बात आरसीबी की करें तो जिस तरह से उनकी बैटिंग कोलैप्स हुई, चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं आरसीबी खेमे में भी, और मुझे लग रहा है आपके लिए भी चिंता की बात है बहुत। चिंता शक्ल पे नजर आ रही है राजकुमार के, देख नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि इतने बड़े मैच विनर्स हैं आरसीबी के पास कि अनफॉर्चुनेट था पिछले मैच में कोलैप्स हो गया, किसी भी टीम के साथ हो सकता है। और हमने देखा पिछले दिनों इंडियन टीम के साथ भी हुआ, लेकिन जिस तरह इंडियन टीम ने बाउंस बैक किया था, मुझे पूरी आशा है कि आरसीबी भी उसी तरह बाउंस बैक करेगी, क्योंकि बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है उनके पास। अगर आप देखें 3-4 मैच विनर्स हैं, मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल। सर ऐसे तो मुंबई इंडियंस भी गिना रही थी, 2 मैच हार चुकी है लगातार। वो लेकिन ऐसा आरसीबी के साथ नहीं होने वाला है राजीव, क्योंकि उनके सभी खिलाड़ी फिट हैं। कोलकाता से नए लड़के लाके मैच जीत रहे हैं सब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये इतने बड़े नाम है कि अगर ये इनमें से कोई भी अपने नाम के अनुसार खेलेगा, ये चारों प्लेयर जिनका मैंने नाम लिया, तो ऑन द गिवन डे वो अपने आप में मैच विनर हैं चारों ही खिलाड़ी। और मुझे पूरी आशा है कि वो इनमें से 2 प्लेयर भी अगर परफॉर्म करेंगे तो आरसीबी को हराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार और मैच विनर खिलाड़ी हैं ये लोग। सभा भाई, जो बात राजकुमार जी ने कही उस पर सवाल खड़ा कर दिया हर्ष जैन ने। उनका कहना है कि वी शुड कम आउट फ्रॉम द स्टार्ट कल्चर, और हमें T20 फॉर्मेट में नए अप्रोच के साथ जाना चाहिए। रोहित, विराट आर नॉट सुटेबल फॉर मॉडर्न डे T20 बिकॉज ऑफ ओल्ड स्कूल। देखिए भाई, मैं फिर से बात उठा रहा हूँ, कितना जल्दी हम लोगों को कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना चाहिए। ये सभी खिलाड़ी जो है, इसीलिए मैंने कहा पहले ही कि अप्रोच में परिवर्तन की जरूरत है। और डिमांड क्या है इस समय T20 क्रिकेट की? डिमांड क्या है आपकी टीम की? उस प्रकार से आपको बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। अगर डिमांड है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की कि आपको स्ट्राइक रेट जो मेंटेन करना है 140 से 150 का है, तो वहां पर 110 120 के स्ट्राइक रेट के साथ आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। और ये सभी खिलाड़ी, चाहे रोहित है, विराट कोहली, ये केपेबल हैं बड़े बड़े शॉट्स लगाने के लिए और स्ट्राइक रेट को बड़ा करने के लिए। और आपको याद होगा वो जो विश्व कप हुआ था भारत में 2016 की बात है, जो हम लोग हारे थे सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। वहां पर लास्ट के हमने 3 या 4 ओवर में हमने सिर्फ 1 या 2 बाउंड्री मारी होगी और एक भी छक्का लगाया नहीं। हम सिर्फ वो डबल्स भाग रहे थे और हमको लग रहा था हमने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। वेस्ट इंडीज बल्लेबाजी करने आई और उसने बहुत जल्दी मैच खत्म कर दिया, क्योंकि उनके पास इतने सारे पावर हिटर्स थे।
हम लोग गेम से बहुत पीछे थे उस वक्त। बहुत जरूरी है कि जो डिमांड है T20 क्रिकेट की, उस हिसाब से हम भी वैसे प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरे या फिर अपने अप्रोच में परिवर्तन लाए, तभी हम मैच जीत पाएंगे। और ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा भारत के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जब ये कहा जाता है कि थोड़ा सा चेंज करना चाहिए रोहित को और विराट को, तो एक कहीं ना कहीं कुशन की जरूरत है मिडिल ऑर्डर में। उन्हें भरोसा होना चाहिए कि हाँ, हमारे पास ऐसे पावर हिटर्स हैं बाद में कि अगर हम आउट भी हो गए तो वो पारी को संभाल लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अफसोस लगता है कि शायद भारत का मिडिल ऑर्डर उतना स्ट्रांग नहीं लगता, उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता इन खिलाड़ियों को, क्योंकि उसी के मद्देनजर ये अपने जो नेचुरल शॉट्स, जो बड़े शॉट्स ये खेल सकते हैं, वो नहीं खेल पाते। क्योंकि एक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है इन दोनों खिलाड़ियों को कि अगर हम आउट हो गए तो टीम बिखर जाएगी। तो वो अगर कॉन्फिडेंस लोअर ऑर्डर हमारा देगा कि हमारे पास ऐसे प्लेयर होंगे जो कोई हाथ खड़ा करके बोलेगा कि हाँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ या मैं मैच जिताता हूँ, तो कहीं ना कहीं उस चीज की कमी है, जिस वजह से ये दोनों खिलाड़ी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं और बड़े शॉट नहीं खेल पाते। पर ये अच्छा डिस्कशन है राजकुमार और राजीव के। अब इस तरह का अप्रोच राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं, पर उसमें भी क्या परिवर्तन की जरूरत है? कितना देर तक हम ये इंतजार करेंगे कि हमारा मिडिल ऑर्डर उस प्रकार का बैकअप दे? आपका जो T20 बहुत बहुत ही छोटा फॉर्मेट है ये। नहीं, मैं यहाँ पे डिफर नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा फॉर्मेट है। आपको अब इस फॉर्मेट में आपको अपना गेम खेलने की जरूरत है। जो अन्य प्लेयर है उनका प्रोफाइल जो है वो उनको करेंगे, अगर वो प्रोफाइल नहीं कर रहे फिर अन्य खिलाड़ी आएंगे उनकी उनकी जगह लेने के लिए। अब ये 50 ओवर सबा का क्रिकेट वही नहीं जहाँ पर मैं आपको वही कह रहा हूँ कंसोलिडेट ना करना है। कि ये कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है रोहित को और विराट को कि अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो कोई पारी को संभाल लेगा। वो एक हाँ कॉन्फिडेंस हाँ जब राज, होता है एक, नहीं मैं जब बात एक समझ रहा हूँ, जैसे पर वेस्ट अब इंडीज की टीम है, उन्हें पता है कि नंबर 8 तक उनके पास मैच विनर्स हैं, तो हम अपने स्ट्रोक्स खेल सकते हैं पहले ओवर से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत का ऐसा मिडिल ऑर्डर नहीं है, या लोअर मिडिल ऑर्डर ऐसे फिनिशर्स नहीं है। यही होता है कि रोहित या विराट को आखिरी तक खेलें तभी हम मैच जीतेंगे। अभी तक यही एक वो बनी हुई है, चीज बनी हुई है, और अक्सर देखा भी गया है कि जब ये दोनों आउट हुए हमारी पारी बिखर जाती है। तो कहीं ना कहीं अप्रोच, मैं एग्री कर रहा हूँ सबा आपके साथ कि इनको और थोड़ा पॉजिटिव खेलने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ उसके इनको भी कॉन्फिडेंस दिए जाने की जरूरत है कि हाँ, नीचे प्लेयर हैं, अगर आप अपने स्ट्रोक खेलते हुए आउट हो जाते हैं तो वहां पर ऐसे खिलाड़ी हैं जो पारी को आखिरी तक लेकर जाएंगे या मैच जिताएंगे। अच्छी बात यह है सभा भाई कि चेन्नई और आरसीबी के ओपनर्स कम से कम बेहतर अप्रोच वाले हैं। देवेंद्र पडिक्कल एक तरफ है, देवदत्त पडिक्कल, और दूसरी तरफ है ऋतुराज गायकवाड़। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज देखना, दोनों युवा जो ओपनर्स है उनका अप्रोच कैसा होता है आज। हाँ, और बहुत मजा आता है जब इस तरह से 1-to-1 खिलाड़ी देखने को मिलता है। और दोनों ही होनहार खिलाड़ी हैं, दोनों का प्रदर्शन काफी अच्छा रह रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन मैच्योरिटी दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में इनिंग्स को कंट्रोल किया था। अब देवदत्त पाडिक्कल, हम लोग जानते हैं उनके पास कितना ज्यादा हुनर है, कितनी शानदार वो बल्लेबाजी करते हैं। तो अभी अचानक कितने सारे यंगस्टर्स जो टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ देवदत्त पाडिक्कल हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, फिर ये वेंकटेश अय्यर हैं, राहुल त्रिपाठी एक और खिलाड़ी है। तो कई सारे इस तरह के प्लेयर्स हैं जो सामने आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत ही शानदार कॉन्टेस्ट ये होने वाला है, न ही केवल आरसीबी और चेन्नई के बीच में, पर इस प्रकार के जो यंगस्टर्स हैं उनके उनके बीच में भी। सभा भाई, क्योंकि मैच शारजा में, और जितने मैच पिछले सीजन में खेले गए शारजा में 200 प्लस स्कोर बने हैं, क्योंकि पिच इतना फ्लैट है और मैदान छोटा है। क्या विराट जैसे बल्लेबाज या एबी डिविलियर्स जो एक्सपीरियंस बैट्समैन है, मैक्सवेल है, इनके लिए एक बड़ा मौका है शारजा में अपने फॉर्म को वापस लाने का? क्योंकि मैदान ऐसा छोटा है, अगर आपने बड़ा शॉट खेला तो आपको पूरी गारंटी है कि आपको फुल वैल्यू मिलेगी उसकी। हाँ, निस्संदेह मुझे लगता है कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आरसीबी के लिए, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी आप देखें तो कितना दम है इस टीम में। विराट कोहली, पाडिक्कल, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, आपको और क्या चाहिए? बस अब इंतजार यही है कि इस तरह का जो विकेट मिलता है शारजा में उसका फायदा उठाए। और इस टीम में कैपेबिलिटी है 200 से ऊपर रेगुलरली रन बनाने की या फिर चेस करने की। बस इंतजार है कि ये सभी खिलाड़ी फॉर्म में आ जाए वापस, तो बहुत ही शानदार कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। सीएसके जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है इस समय, ऐसा लग रहा है कि उनमें विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, अनुभवी जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं।
उनके बैटिंग अभी भी मुझे फ्रेजाइल लग रहा है। ये तो अच्छा रहा ऋतुराज गायकवाड का और ड्वेन ब्रावो और रविंद्र जडेजा का पिछले मैच में, नहीं तो वो टीम से पूरी तरह से, मैच से पूरी तरह से बाहर थे। पर लेट्स होप कि ये चेन्नई सुपर किंग्स की जो बैटिंग ऑर्डर है, ये जो बल्लेबाज है वो भी अच्छा परफॉर्म करे। राजकुमार जी, पिछले मैच में बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया कि भारत को खिलाया एज अ विकेट कीपर। आज के मैच में हमको लग रहा है जरूरत नहीं कि भारत की, अगर 20 ओवर की मैच है, एबी डिविलियर्स कीपिंग कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिल सकता है यहाँ पे ऑलराउंडर खिलाने का, या एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला ले जो थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग बैटिंग करे। क्या ये आज के मैच में हो सकता है, एबी डिविलियर्स कीपिंग करे और या आप एक एडेड तरकश में अपने तीर जोड़ सके? बिल्कुल राजीव, चेंजेस तो देखिए करने होंगे आपको। अगर आपकी एक कॉम्बिनेशन नहीं फायर कर रहा है तो आप हमेशा दूसरा एक्सपेरिमेंट करते ही हैं। तो हो सकता है कि आज ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट आरसीबी करे, और जिसकी जरूरत भी होगी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है कि जो उनके स्टार खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म करें, जिम्मेदारी लें और मैच जिताएं। क्योंकि तीनों ही खिलाड़ी अगर आप देखें, मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली, बहुत बड़े मैच विनर्स हैं। तो उनमें से अगर एक भी फायर करता है तो आरसीबी विल बी थ्रू। सभा भाई, क्योंकि चेन्नई पिछला मुकाबला जीत के आ रही है, महेंद्र सिंह धोनी सबकी नजरों में होंगे, क्योंकि आप बड़े खुश थे कि ऊपर बैटिंग करने आए, कम से कम नंबर 4 पे बैटिंग करने आ गए थे। क्या ये एक साइन है कि महेंद्र सिंह धोनी आने वाले मैचेस में भी नंबर 4 पे आएंगे? और क्योंकि शारजा में मैच है तो उनके पास भी बड़ा मौका है कि बहुत दिनों से वो कोई बड़ी पारी नहीं खेले आईपीएल में, और सामने आरसीबी जो इसका बॉलिंग अटैक उतना अच्छा कम से कम नहीं लग रहा है बाकी टीमों की अपेक्षा। मुझे तो उम्मीद यही है कि इस मैच में भी एमएस को ऊपर आना चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए। सुरेश रैना के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर वो अपने स्किल को इम्प्रूव करे। जिस तरह से उनका अप्रोच पिछले मैच में देखने को मिला था, वो मुझे लगा कि बड़ा ही अटपटा सा था। पर एमएस धोनी को ऊपर आना ये दर्शा रहा है कि एमएस धोनी अपने आप को बैक कर रहे हैं और टच में लग रहे हैं। ये अलग बात है कि रन उन्होंने बनाया नहीं, और जिस तरह से वो आए बल्लेबाजी करने के लिए, जिस तरह से बॉल को कनेक्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि एक दो पारी और अगर अपने आप को देंगे तो एक बड़ा स्कोर जरूर देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा यहाँ पर शारजा का उनके लिए। और एक बात तो और भी है राजीव, कि जैसे ही एमएस धोनी आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उनका ऑरा कुछ अलग प्रकार का है। और उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो बॉलिंग अटैक है, जो अपोजिशन है, उसको मजबूर करते हैं अलग प्रकार से सोचने के लिए। क्योंकि अगर उनका बल्ला चल गया, उनका तो वो एक्सप्लोसिव पावर देखने को मिलेगा, तो फिर सीएसके के लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। राजकुमार सर, कसार साहब का एक तरह से कहा जाए, उनका सवाल कहें या उन्होंने बताने की कोशिश की है कि शारजा क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदल के तेवतिया ग्राउंड रख दिया गया है, जिस तरह की बैटिंग उन्होंने पिछले सीजन में की थी। बिल्कुल, बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी और वो हमेशा याद रहेगा सभी आईपीएल देखने वालों को। वाकई में बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की थी। एडवांटेज है वहां पर बिल्कुल राजीव की, विकेट बहुत प्लेसिड है, ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है, और अगर आप चांस लें तो आपको पूरी वैल्यू मिलती है अपने शॉट्स की। और मुझे लगता है कि आज भी बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही टीमों में अच्छे बड़े शॉट्स खेलने वाले खिलाड़ी हैं। सभा भाई, 27 मैच खेले गए आपस में दोनों टीमों के बीच में, 17 मुकाबले चेन्नई ने जीते हैं, जो एक बड़ा मार्जिन है, और 9 मुकाबले सिर्फ आरसीबी जीत पाई है। अब ये धोनी का दिमाग मैच जिता रहा है या धोनी जिस तरह की टीम खिलाते हैं? अब क्योंकि हमने देखा मोइन अली को भी वो एज ऑलराउंडर यूज कर रहे हैं, रवि जडेजा उनके पास है, फिर ब्रेवो जिस तरह से सीपीएल में अच्छा करके आए और जिस तरह की गेंदबाजी वो करके गए, ये ऑलराउंडर्स की ताकत चेन्नई को ज्यादा बेहतर बना रही है। हाँ, बेहतरीन ऑलराउंडर्स है उसके पास। और उसके साथ में मुझे लगता है कि एमएस के पास ये नैक है कि किस तरह के कंडीशंस में कौन से विकेट पर किस प्रकार के प्लेयर्स को खिलाना है और उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो सही समय पर बॉलिंग चेंजेस, अब पिछले मैच में देखे तो जडेजा से सिर्फ एक ओवर करवाया, ब्रावो से ज्यादा गेंदबाजी करा दी। तो इस तरह का कप्तानी या फिर इस तरह के जो तेवर नजर आते हैं एमएस धोनी की कप्तानी में, उसका फायदा मिलता है सीएसके को। उसी वजह से एडवांटेज रहता है हमेशा सीएसके को, चाहे वो आरसीबी के विरुद्ध या फिर कोई और टीम के खिलाफ क्यों ना हो। तो यहाँ पर बिकॉज के एमएस धोनी है टीम में कप्तान के रूप में, मुझे लगता है थोड़ा बहुत एडवांटेज जरूर जरूर रहेगा सीएसके के पास। और जिस तरह से वो पिछला मैच में वापसी की है सीएसके ने, उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा सीएसके के पास। और चांसेस राजकुमार जी चलते चलते आरसीबी के लिए इसलिए बढ़ जाते हैं कि एक मैच में अगर वो 100 के नीचे आउट होते हैं तो अगले मैच में 200 प्लस बना देते हैं। ये बात भारतीय टीम के साथ भी देखी हमने और आरसीबी के साथ भी देखी है। क्या इस बार 200 प्लस की संभावना ज्यादा देखें हम?
बिल्कुल है राजीव, क्योंकि विकेट भी अनुकूल है इस तरह की रन के लिए और ग्राउंड भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है, और जिस तरह का बैटिंग लाइनअप है आरसीबी का, तो आशा की जा सकती है कि आज भरपूर मनोरंजन करेंगे वो अपने फैंस का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका। सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खेल नीति के साथ आप रोज सुबह 9:30 पर सिर्फ खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, अपने परिवार में भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि क्रिकेट की बात सिर्फ आपको यहाँ पर अंदर की और बाहर की दोनों सुनने को भी मिलेगी और समझने को भी मिलेगी। इसके अलावा आईवीएम के फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। खेल नीति से जुड़े सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @राजीव मिश्र, वहां पर आप सीधे सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं आईवीएम ऐप पर, ivmpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य आईवीएम पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Ashton speaks with Ken Honda, Zen millionaire and best-selling author in Japan. His new book, Happy Money, The Japanese Art of Making Peace with Your Money, teaches us how to improve our relationship with money. On Cyrus Says, founder and CEO of Finway, Rachit Chawla joins Cyrus to share some great financial advice on low-risk and no-risk yields. In the current power vacuum that exists in Afghanistan, will Russia step in? On all things policy, Aditya and Ruturaj seek the opinion of Ivan Klesch. On The Habit Coach, Ashton chalks out the differences between a workaholic and a high performer. And on Smarter with Sid, Siddharth analyzes if the back-to-theater experience will change consumer behavior and attention span. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. That is the most helpful thing that you could do to help us out. And finally, this week, we'd like to thank our sponsors on the network, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Intel vPro. We really do appreciate the support. This is what makes it possible. आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां-जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा माइत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो।